Hello everyone, this is Gary from Fantastic Fundas and we are studying Introduction to Governor Generals, Lord Clive and Warren Hastings. हम बात करेंगे इंडिया के गवर्नर जनरल्स के बारे में और पहले गवर्नर जनरल के बारे में वॉरेन हेस्टिंग है, तो फिर ये लॉर्ड क्लाइव कौन है? विल टॉक अबाउट हिम. एंड बिफोर वी प्रोसीड आई मस्ट टेल यू दैट you must listen to the lectures before this if you want to understand this lecture and all the lectures that are going to come after this. Please have a look. रट्टा मार लो इससे पहले जितने लेक्चर्स आए, अगर लाइफ में आगे बढ़ना है, आपको ये पेपर क्लियर करना है. और मैं बता रहा हूँ, लेट्स क्लियर इट. छोड़ना नहीं है. एवरी वन हु सीज दिस वीडियो विल क्लियर दिस पेपर. तो पहले मैं आपको फटाफट बताता हूँ हम हाउ आई एम गोइंग टू टीच अब से, क्योंकि देर विल बी सर्टेन चेंज इन हिस्ट्री एंड व्हाट दैट चेंज विल बी. अभी तक तो इफ यू सीन द लेक्चर यू नो इट, but now here the focus will shift to governor generals. Year 1765 and the year 1857, these are two very important years, right? You know this, why is this important, and I have told you why is this important. अगर ये नहीं आ रही तो बस ये डूब जाओ पानी में. है कोई बात है? दिस इज बैटल ऑफ अवध, जो बक्सर खत्म हुआ और उससे पहले बैटल ऑफ प्लासी खत्म हुआ. सारा हमारा बंगाल उनके पास चला गया, बिहार उड़ीसा सब कंट्रोल उनके पास चले गए ब्रिटिशर्स के बाद. इतना दुख में हम जी रहे हैं और आपको याद नहीं है, कईयों को है. खैर, सो अब 1857 की बात करेंगे हम. You know this was the first war of independence, and now what happens that up to this point 1857 governor generals in India will play a huge role. Why? Because British have just gained control, bigger control in India, and they are expanding their empire, right? We'll be talking about two people in this lecture. One is Lord Clive. He will help in expanding and putting company framework and everything. And then we'll be talking about Warren Hastings. वॉरेन हेस्टिंग गंजा था ये वॉरेन हेस्टिंग, तो इसको गंजा भी हम कह के बुला सकते हैं. ठीक है जी, गंजा कह के बुलाएंगे बीच बीच में से, तब तो आपको याद रहेगा. तो वॉरेन हेस्टिंग जो था, ही विल ब्रिंग द लॉज. अब देश को चलाना है, आपका अंपायर बन गया, हमने कब्जा कर लिया फॉरेन लैंड पे जाके. अब क्या करें? अब रूल बनाओगे, लॉ बनाओगे, गवर्नमेंट बनाओगे. अगर आप ऐसा नहीं करोगे क्या होगा? हर कोई लूट के ले जाएगा और कुछ हो नहीं पाएगा अल्टीमेटली. And what happens after 1857? Lot of factors come. For example, Congress comes, Gandhi comes, Hindu Mahasabha comes, Muslim League comes, right? And so many other people. Bhagat Singh comes, revolutionary leaders सारे आ जाते हैं. ठीक है जी, Sane is there, so many of them, right? We'll talk about all those. And then Congress is there, Congress का split हो जाना. तो इतने सारे factors हो जाएंगे आने वाले टाइम में कि गवर्नर जनरल्स भी फैक्टर तो रहेगा, पर इट वोंट बी दैट बिग अ फैक्टर. ठीक है जी, आने वाले टाइम के अंदर इन सब के को बेस बनाकर बात करेंगे और गवर्नर जनरल के बारे में भी बात करेंगे. अभी क्योंकि गवर्नर जनरल सबसे इंपॉर्टेंट है, तो हम बात करेंगे 1857 तक कि गवर्नर जनरल्स ने क्या किया. ठीक है जी, अगर नहीं समझ आया कोई बात नहीं है, लेक्चर सुनिए, समझ आ जाएगा. लेट्स मूव अहेड. सो ओवरऑल पिक्चर ऑफ 1765 टू 1857 क्या है, इसके अंदर क्या क्या होगा, वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट. आई विल टेल यू नाउ. फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट्स टॉक अबाउट ब्रिटिश राज. What do you mean by British Raj? What is this Raj? Huh? How stupid of this thing. एक इंग्लिश का वर्ड उठा के डालिए, एक हिंदी का डाल लिया. हाँ, मर्जी है अपनी. One you use one word of English, other of Hindi. It's not okay. No, it is okay, because see, I'll tell you why. Because see, British Raj means the rule from 1858 to 1947. इसके बारे में हम आने वाले लेक्चर्स में भी बात करेंगे. Oh, lot of people have asked me कि जी, I will be completing this lecture series. हिस्ट्री की लेक्चर सीरीज पूरी होगी. इट इज माई कमिटमेंट. यू कैन जस्ट लिसन टू दीज लेक्चर. सारी किताबें को बेच दो रद्दी में, कुछ नहीं करना. सुनो इसको ध्यान से. मैं आई एम वर्किंग अ लॉट ऑन दिस, प्लीज. सो यू डोंट हैव टू क्वेश्चन दिस थिंग कि विल आई बी फिनिशिंग दिस और नॉट, राइट? सो मूविंग अहेड. So that means 1858 to 1957 will be covering this. Then Raj, Rajya, Rajan. Raj word का क्या है? जैसे आपको याद है कि हिंदुस्तान हमने वर्ड पहले डिस्कस किया था. हिंदू वर्ड का ओरिजिन क्या है, ये हम वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस, एंड वी हैव टॉक्ड अबाउट दैट this came with Persians, and so did this word Raj. Raj word is from Persian, right? This is some random background that I'm taking you to 1858 to 1947, right? Now this is the starting of British Raj, 1858. What was the British Raj at this time? What were the areas they were controlling? And now if you see this is pink color, right? अब देखते हैं एरिया, मेरे साथ साथ चलिए, मैप पर देखिए, आप फोकस कीजिए. यूनाइटेड प्रोविंस, ये जी यूपी, यूनाइटेड प्रोविंस, यूपी उत्तर प्रदेश. सेंट्रल प्रोविंस, सेंटर मतलब मध्य, मध्य मतलब मध्य प्रदेश. बंगाल आप जानते हैं. मेड्रॉस आपको पता है. मेड्रॉस ऐसे लंबा सा एरिया था. ठीक है, मेड्रॉस का मतलब सिर्फ आजकल मतलब मेड्रॉस नहीं है, चेन्नई नहीं है. मेड्रॉस मीन तमिलनाडु, आंध्रा, दिस राइट अप टू इवन पार्ट्स ऑफ उड़ीसा. तो ऐसे कहीं 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 जा रहा था. एंड देन देयर वाज नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, दैट इज नियर पंजाब, राइट? सो
नेक्स्ट, सो प्रिंसली स्टेट्स एंड ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था? अब सी दैट वाज लाइक आई शोड यू द मैप, राइट? यू कैन सी दिस मैप आल्सो. ब्रिटिशर्स आर नॉट एवरीवेयर. दिस डार्क कलर, दिस डार्क पीपल, एक्चुअली दे वर वाइट पीपल, लेट्स कॉल देम डार्क फॉर देयर हार्ट. दिल से तो बुरे थे ना. तो ये जो ये काले लोग हैं यानी अंग्रेज हैं जो दिल से काले हैं, ये इनका एरिया ये काला वाला है. और हम इंडियंस हैं ये वाले ब्राइट येलो. ठीक है जी. अब इतनी सारी स्टेट है. दीज आर नॉट जस्ट दीज मच, राइट? हाउ मेनी स्टेट्स आर दीज आर सम अकॉर्डिंग टू सम एस्टिमेट्स 560 स्टेट्स. आज इंडिया में 29 स्टेट्स हैं. सो दिस इज सम 560 स्टेट्स. कितनी बड़ी स्टेट्स होंगी? हाँ, दिस एरिया वेरिएड फ्रॉम 2 स्क्वायर किलोमीटर, 2 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि आपका अगर गांव में रहते हैं तो गांव से भी बड़ा छोटा एरिया, और आपका गांव भी कम से कम इतने का होगा. और 200 से 300 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया, इतनी बड़ी बड़ी, कई शहर भी इतने बड़े नहीं होते 200-300 स्क्वायर किलोमीटर के. ठीक है जी. तो दे जनरली हैड लॉयल्टी टू ब्रिटिश. मेरा शहर इतना बड़ा नहीं है, 300 स्क्वायर किलोमीटर है. 300 इंटू 300, ना ना, कहाँ होगा इतना? आई डोंट थिंक सो. 15 इंटू 20 हो भी सकता है वैसे. सो दे जनरली हैड लॉयल्टी टू ब्रिटिश, राइट? नाउ ऑब्वियसली, राइट, मतलब आपने किसी ने प्रधानमंत्री सीरीज देखी है राज्यसभा टीवी पे? इट्स अ वेरी गुड सीरीज. इट्स अबाउट 1947 ऑनवर्ड, जो इंडिया की हिस्ट्री है. प्रधानमंत्री वाइस प्रधानमंत्री चलते हैं. अब उस चैनल के अंदर राज्यसभा टीवी पे यूट्यूब वीडियोस में दिखाया गया है कि शुरुआत के अंदर ना, जब राजस्थान राजपूताना स्टेट्स आर बीइंग कंसोलिडेटेड, एट दैट टाइम व्हाट हैपेंस दैट वन ऑफ द सर्वेंट्स, probably whosoever that person was, says, it is his dialogue, I'm quoting him from Pradhan Mantri serial, he's still alive. He says uh, that one thing I'll tell you, Britishers were very honest people. What kind of honesty bhaiya was there? They were blood suckers. I'll tell you, I'll prove it to you in the history of next 100 years, which I'll be covering in few days, कि कैसे कैसे कितने बुरे लोग थे वो. खैर, तो बहुत सारे they were loyal to. Travancore was loyal to them. Rajkot was loyal to them. Baroda was loyal to them. So they were also subsidiary states. कुछ subsidiary states होती थी. ठीक है. subsidiary states का मतलब क्या है? दुनिया में किसी भी कंट्री को जब सोवरन होती है कोई कंट्री, 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं उसके लिए: डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन का कंट्रोल. आप सोच सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, लेकिन ये तीनों ब्रिटिश के पास रखते थे सब्सिडरी स्टेट्स के केस में. एंड अवध वाज नॉट अ प्रिंसली स्टेट, राइट? इट्स स्टेटस हैड बीन स्नैच्ड. बट रिमेंबर दैट ब्रिटिशर्स अनेक्स अवध लेटर, दे डोंट अनेक्स फर्स्ट, राइट? So how was the overall administration? Facilitation of it was the purpose, right? For this many factories were made, but they were too many to manage. So English needed a system. अब English को अगर ये सारा काम करना था, उन्हें सब मैनेज करने के लिए एक सिस्टम भी तो चाहिए था. So that is why they created governor generalship and they followed certain principles. And what are those principles? We will be talking about those principles now, right? So before I tell you that कि वो क्या प्रिंसिपल थे, let's talk about story of गवर्नर जनरल्स. अब मैंने आपको बताया इंग्लिश को प्रिंसिपल अपना एक वो चाहिए था, सिस्टम चाहिए था, और ऐसा करने के लिए उन्होंने गवर्नर जनरलशिप का सिस्टम शुरू किया. इसमें क्या होता था गवर्नर जनरलशिप के सिस्टम में? नॉमेनक्लेचर हालांकि चेंज होता रहा, हम देखेंगे आगे जाके भी. नॉमेनक्लेचर यानी कि उनका नामकरण. कभी हम उसको कहने लग जाएंगे गवर्नर जनरल ऑफ फोर्ट विलियम पहले होता है, फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन जाता है, और फिर कभी जाके वो वाइस रॉय बन जाएगा, कभी वो क्राउन रिप्रेजेंटेटिव बन जाएगा. तो ऐसा जो ये छुटपुट चेंज है ये होता रहता है. तो वी विल बी टॉकिंग अबाउट दिस थिंग, राइट? एंड फिर क्या होता है 1773 के अंदर रेगुलेटिंग एक्ट आता है. रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग का मतलब क्या होता है जी? रेगुलेटिंग का मतलब होता है रेगुलेट करना. रेगुलेट का मतलब क्या होता है? रेगुलेट का मतलब होता है कंट्रोल करना, उसको चलाना ठीक ढंग से. तो दिस वाज पास्ड. क्यों? अब खुद ही सोच लो, अगर रेगुलेटिंग एक्ट है तो इसका मकसद क्या रहा होगा? कंपनी को रेगुलेट करना. कैन यू गेस कौन करेगा रेगुलेट इनको? हाँ, ब्रिटिशर्स, जो कहाँ बैठे हैं? लंदन में. और क्यों करेंगे? बहाना ढूंढेंगे, कुछ भी करें हैं. लेकिन यहाँ बहाना क्या है? करप्शन. की हमें पैसे नहीं पहुंच रहे, आप अकेले अकेले कमा रहे हो. ठीक है ना? ऐसे गड़बड़ घोटाला हो रहा है क्योंकि कंपनी के ऑफिशियल यहाँ पे बैंकरप्ट होते जाते हैं. और अब अंग्रेज वहां, ब्रिटिशर्स आर सिटिंग इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट वहां पे लंदन में, और फिर दे आर थिंकिंग कैसे पकड़े इस कंपनी को. ऐसे सोचते हैं, ऐसे सोच रहे होंगे बैठ के. तो फिर एक दिन क्या होता है, व्हाट हैपेंस वन डे दैट दिस कंपनी गोज टू ब्रिटिशर्स एंड सेज, सर वी नीड लोन, वी आर शॉर्ट ऑन मनी. That's it. British, those people, they got this opportunity to control them. They said, fine, we'll give you the loan, right? We'll give you 10 million pounds, but then you will have to do what we say. And that's it. British have interfered into the matters of company directly, right?
Now we'll see that this regulating act was not able to control it, right? Corruption वहीं की वहीं रही, सब गड़बड़ घोटाला हो गया इनके अंदर, इन्हीं की देन है करप्शन, हम तो बहुत ईमानदार लोग थे। तो अब फिर क्या करेंगे, ये पिट्स इंडिया एक्ट लाएंगे, हम पिट्स इंडिया एक्ट भी आज पढ़ेंगे। नो इंडियन एवर ऑन द पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल, जो गवर्नर जनरल तक आज तक कितने इंडियंस गवर्नर जनरल बने हैं जी बिफोर इंडिपेंडेंस? नन। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फोर्ट विलियम इन बंगाल था, उसका नाम था वॉरेन हेस्टिंग, एंड लास्ट कौन था उसका नाम, एंड लास्ट वाज विलियम बेंटिक। See, he was not the who was the last governor general of Fort William in Bengal. It is William Bentinck. ये बात इंपॉर्टेंट है। आपने से बहुत सारे लोग, नहीं श्री राजगोपालाचारी था। अरे श्री राजगोपालाचारी was the not the governor general first of all, right? He became governor general of Fort, not of Fort William but of India, of independent India। ठीक है जी, वर्ड्स क्रिटिकल इंपॉर्टेंस के हैं यहाँ पे। फोर्ट विलियम, ठीक है जी, पहला है वॉरेन हेस्टिंग और आखिरी है लास्ट इज विलियम बेंटिक। अब 1833 के अंदर क्या होगा, धीरे धीरे ये लॉज आएंगे। क्या होगा कि कंपनी को ना, ब्रिटिशर्स जो बैठे ना, ब्रिटिशर्स सिटिंग इन इंग्लैंड, दे विल थिंक एवरी टाइम दे फील दैट नहीं, we need more money. These people in India are not doing good work. They are going and playing cricket with Amir Khan in Lagan movie. We need someone better. And what will we do? We will bring the new law every time, and we will every time constrain the company from doing its work. And thus we bring the 1833 का Charter Act. And then 1858 के अंदर Government of India Act. और फिर 1935 का Government of India Act आएगा। 1833 के एक्ट में क्या होगा, पहली बार गवर्नर जनरल बन जाएगा, और पहला गवर्नर जनरल इंडिया का विलियम बेंटिक ही होगा। अब ये रिटायर होकर घर नहीं चला गया था, ये 1833 में गवर्नर जनरल था, एंड दैट इसके टाइम पे चेंज आया, तो ही बिकम्स लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फोर्ट विलियम। और ये बन जाएंगे, फोर्ट विलियम का है जी, बंगाल में है, तो कलकत्ता। अब ये और ये क्या है, विलियम बेंटिक, यही बन जाएगा जाके फर्स्ट हमारा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। प्लीज रिमेंबर दीज नेम्स एंड दीज वर्ड, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाई आई एम स्पेंडिंग टाइम हियर। एंड देन 1858 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर टर्म आ जाएगी वाइस राय, जिसे हिंदी में वाइस राय कहते रहते हैं, वाइस राय। और फिर क्या होता है इनको, तो इन सबको लॉर्ड भी कहते हैं, लॉर्ड, इनके आगे वर्ड यूज होता था लॉर्ड, और वो हिंदी में स्लैंग बन गया लॉर्ड साहब। लॉर्ड साहब आ गए हैं, ऐसे बोलते हैं ना पेरेंट्स अपने बच्चों को, बहुत सारे जो काम नहीं करते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वाइस रॉय, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्वीन इन इंग्लैंड, ठीक है जी, यहाँ से क्वीन, यहाँ रिप्रेजेंटेटिव क्वीन का बन कर रहा था, पहले ये कंपनी का बंदा होता था, अब ये रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्वीन हो गया। एंड हु वाज द फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया, हिज नेम वाज लॉर्ड कैनिंग। मैं बता रहा हूँ, ये नाम पता होने चाहिए, पेपर में एज इट इज आएंगे उठ के। फिर 1935 के अंदर क्या होता है, पोस्ट क्राउन रिप्रेजेंटेटिव की पोस्ट की जाती है, जो कि इंडिया में 15 अगस्त तक चलती है। और लिनलिथ गो इसके अंदर, तो दो ही इसके अंदर क्राउन रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, एक है लिनलिथ गो, दूसरा होता है हमारे नेहरू जी के प्रिय लॉर्ड माउंटबेटन। और ये इंडिया की बहुत बाद में हेल्प भी करेंगे, ठीक है जी, इन्हें एक्चुअली में ही हेल्प्ड इंडिया टू अ ग्रेट एक्सटेंट। देयर कैन बी कंट्रोवर्सी अबाउट सर्टेन थिंग्स दैट ही डिड, बट सर्टेनली देयर वाज सम हेल्प बाय हिम, दैट कैन नॉट बी डिनाइड। मैं आपकी बात, ठीक है जी। अब पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल इंडिया के अंदर कंटिन्यूड विद माउंटबेटन एज फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, एंड देन फॉलोड बाय सी राजागोपालाचारी जी, हु आल्सो गॉट भारत रत्न अवार्ड लेटर ऑन, ठीक है जी। ये 26 जनवरी 1950 को आपको पता होना चाहिए, 26 जनवरी। मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, मेरा एक दोस्त है, वो है ना एक बार यूपीएससी की इंटरव्यू देकर आया, उसे पूछा गया व्हाट हैपेंड ऑन 26 जनवरी 1950, यू वोंट बिलीव ही गेव इंटरव्यू, उसने वहां पर आंसर क्या दिया, कहता है सर इस दिन ना जी गांधी जी का बर्थडे होता है। एंड ओ माय गॉड, ऑब्वियसली इसको नंबर नहीं मिले इंटरव्यू में, लेकिन ऐसे ऐसे ब्लंडर्स हो जाते हैं, ठीक है जी। बी केयरफुल, राइट, कंट्रोल योर नर्व्स एवरी टाइम। तो दिस वाज सेरेमोनियल पोस्ट, एंड ऑब्वियसली ये पोस्ट बाद में जाके हमारे प्रेसिडेंट की शेप में बन चली जाती है। ये तो इंडिया का हुआ, पाकिस्तान का क्या हुआ जी, पाकिस्तान ऑल्सो बिकेम रिपब्लिक जी, कभी कभी वो वहां भी करिश्मा हो गया 1956 के अंदर, एंड इन ईयर 1956 पाकिस्तान बिकेम द रिपब्लिक। नाउ लेट्स टॉक अबाउट गवर्नर जनरल इन काउंसिल। राइट, दिस इज ऑल द बैकग्राउंड, वी गेट टू स्टार्ट विद द गवर्नर जनरल। टू कैरी, अब सी गवर्नर जनरल जो भी होगा, ही कैन नॉट वर्क इन आइसोलेशन, अकेला जाके तो देश को कंट्रोल कर नहीं सकता। तो व्हाट ही डज टू कैरी आउट द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेटिव मेजर्स इन इंडिया, राइट, उसको गवर्नर जनरल इन काउंसिल मिली। काउंसिल क्या होता है, काउंसिल होता है जिसके अंदर मेंबर है, आपको साथी मिल गए जी, कुछ नहीं गप्पे मारना है, पंचायत है, बाकी जो पंच बैठे हैं वो हैं, ठीक है जी, गप्पे मारने के लिए लोग मिल गए, ठीक है जी। ये ऐसे करेंगे, गॉसिप यहाँ लिख देते हैं, ठीक है जी। गवर्नर जनरल इन काउंसिल, काउंसिल वाले क्या करने आते हैं, गॉसिप बात करते होंगे कि कौन सी फिल्म रिलीज हुई है, हैं?
Just kidding. The council was mentioned in Regulating Act of 1773. Now this is like introduction to Regulating Act of 1773. ठीक है जी. अब रेगुलेटिंग कैसे रेगुलेट करेंगे, गवर्नर जनरल आया और गवर्नर जनरल कैसे काम करेगा, काउंसिल के साथ मिलके. काउंसिल के अंदर 4 मेंबर होते थे और एक गवर्नर जनरल साहब खुद होते थे. ठीक है जी. अब कोई कॉन्फ्लिक्ट होता था, ऑल ऑफ देम सेड वी आर सुप्रीम, हम महान हैं, हम ही सबसे बड़े हैं, एंड ये सब लड़ते रहते थे. ठीक है जी. तो 5 लोग थे, ये 5 डायरेक्शंस, ये 5 डायरेक्शंस मैंने बना दिए हैं 4 की बजाय. तो ये 5 एक दूसरे को हर तरफ खींचते रहते थे. ठीक है जी. और एंड के अंदर कुछ नहीं होता था, इसलिए ये जो है फेल हो जाएगा. रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, विल टॉक अबाउट इट, कैसे ये फेल हो जाएगा. एंड सुप्रीम कोर्ट बन गई. आजकल सुप्रीम कोर्ट बड़ी न्यूज़ में रह रही है, कुछ ना कुछ करती रहती है. तो हमारे यही सुप्रीम कोर्ट आगे जाके इसका इसी के बेसिस पर तो हमारी आज वाली सुप्रीम कोर्ट बनेगी जाके. सुप्रीम कोर्ट वाज क्रिएटेड एट कैलकाटा टू ओनली ट्राई ब्रिटिश सब्जेक्ट्स. अब जस्टिस, ब्रिटिश साइड विल गिव यू जस्टिस, लेकिन अपने लोगों को देंगे भाई, पहले आपको थोड़ी ना दे देंगे. हु आर यू पीपल, हमें आपका लॉ नहीं पता, हिंदू लॉ नहीं पता, मुस्लिम लॉ नहीं पता, सिख लॉ, क्रिश्चियन लॉ, आपके तो रिलीजन ही हजारों हैं, हमें तो आपको कुछ पता ही नहीं है, अगर जस्टिस नहीं दे सकते. मैं समझाने के रट्टा मारने के लिए समझा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है. अपने लिए पहले वो जस्टिस लेकर आए, नया नया सेटअप आया, पहले खुद को तो कंट्रोल कर लें. और वैसे भी करप्शन इतनी थी तो देयर हैड टू बी सम कोर्ट. यहाँ पर जो बंदा चीफ जस्टिस बनता है ना, ये बनता है, इसका नाम है इलीजा इम्पी. ठीक है जी. EI, इलीजा इम्पी. ईस्ट इंडिया कंपनी, देखो क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, साथ में इलीजा इम्पी को लेकर आई. इलीजा इम्पी चीफ जस्टिस, EIC. ठीक है जी. ही वॉज दी फ्रेंड ऑफ वॉरेन हेस्टिंग. वॉरेन हेस्टिंग का दोस्त था. कह रहा चल यार तेरे को भी काम दिलवाते हैं, कब तक घर पे बैठा रहेगा. तो इंग्लिश रूल कंसोलिडेटेड इन इंडिया अंडर वॉरेन हेस्टिंग्स, राइट. नाउ until 1858 गवर्नर जनरल्स वर इलेक्टेड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी. ईस्ट इंडिया कंपनी जो कंपनी इंडिया में है, with involvement of court of directors with proper information to British Parliament. अब ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कहाँ से आ गई, विल बी टॉकिंग अबाउट दिस, इसके बारे में मैं आगे जाके आपको बताऊंगा, राइट. सो बिफोर दैट लेट मी जस्ट फिनिश दिस ऑफ. आफ्टर 1858 ये कंपनी कैसे बनी, डायरेक्टर्स कैसे बने, बस अभी इतनी बात याद रखिए कि गवर्नर जनरल को इस टाइम पे चुनता कौन था 1858 तक. दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर, एंड दैट इज कि उसको चुनने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी चुनती थी, और इसके अंदर डायरेक्टर्स इन्वॉल्व होते थे. डायरेक्टर जैसे आजकल कंपनी के डायरेक्टर होते हैं, आपने शायद शब्द सुना, कंपनी डायरेक्टर्स, एंड दे वर इन्वॉल्व, लाइक देयर वर 24 डायरेक्टर्स. Now with proper information to British Parliament, obviously 1773 Regulation Act is there and they must inform the Britishers about it. Now after 1858, elected by Crown on suggestions and advice of the Secretary of the State. 1858 onwards what started happening, the importance of the opinion of Crown would, the Raja, Crown, bas Raja soch lo, right, and advice of Secretary of the State, right. And this is what happened, right. And if you really want to understand, I mean, what do you mean by Crown and all those like little things, there's a beautiful movie, I guess it won an Oscar also, it's called A King's Speech. Oh my god, it'll blow your mind. Then अब मैं आपको ओवरऑल समरी क्योंकि दे रहा था, तो आई टेल यू अबाउट ब्रिटिश पॉलिसीज. नाउ ब्रिटिश पॉलिसीज बदलती रही हैं, ये अंग्रेजों की भी ना गिरगिट की तरह रंग बदलते थे. ठीक है जी. देखो कैसे कलर भी चेंज होगा इनका. देखो पहले 1765 तक एक पॉलिसी, फिर 1813 में पॉलिसी बदलेगी, फिर 57 में हम रिवोल्ट कर देंगे, फिर वहाँ बदल जाएगी, और फिर 1935 में फिर हम बदल देंगे, ये फिर पॉलिसी बदलेंगे, और फिर 47 में जाके इनको इंडिया जोड़ना ही पड़ जाता है, क्या करें बेचारे. तो जी पहली पॉलिसी अगर आप देखें, ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए, नाउ इफ यू रिमेंबर द डेट, ईयर वाज 1600, व्हाट हैपेंड, Britishers policy of struggle for equality, right? If you remember what happened in the Mughal times and in all the states, what I taught you, that they were saying that no, we want equality. We are equality to whom? Not the common citizen, but the princes, Maharaja, उनसे equality करते थे. So what they got at that time was the Diwani rights of BBO. BBO means Bengal, Bihar, Odisha. BBO. तो इन 1765 इनको ये मिल ही गए थे. ऑब्वियसली ये कब हुआ था 1765 में, ऐसा क्या हुआ था भाई, हाँ बताना मुझे क्या हुआ. यहाँ पे 1764 में लड़ाई हुई थी बक्सर, एंड दे वर फाइटिंग विद प्रिंसेस एंड दे वर हेल्पिंग वन अनदर. आओ लड़ाओ, सबको आपस में लड़ाते थे. डिवाइड एंड रूल यहीं से शुरू हो चुका है, डिवाइड एंड रूल. अब पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस की इन्होंने, रिंग फेंस. ठीक है जी. रिंग फेंस का मतलब क्या है, जैसे ये एक है, मान लो जी दिस इज मैप ऑफ अ कंट्री. ठीक है जी. इसके अंदर बहुत सारी स्टेट्स हैं. दिस इज द स्टेट, दिस इज द स्टेट, एंड दिस इज वन स्टेट. 1 2 3 4 5 6. Now what are Britishers doing? The ring fence बनाएंगे.
रिंग और फेंस मतलब चारों तरफ सुरक्षा घेरा। तो क्या करेंगे, इनको हरा देंगे, इनको हरा देंगे, इनको हरा देंगे, इनसे ट्रीटी कर लेंगे, किसी से कुछ कर लेंगे, और ये बीच में बेचारा नंबर 6 फंस गया। ठीक है जी, ये नंबर 6 इसकी लग गई। फिर क्या करेंगे, ये इसको कंट्रोल करने के लिए पॉलिसी और रिंग फेंस चारों तरफ से फंसा दिया। बेस्ट एग्जांपल ऑफ रिंग फेंस इज अवध। ठीक है, अवध, आउथ। तो पॉलिसी ऑफ क्रिएटिंग फ्रेंड्स सो दैट ब्रिटिश डोंट हैव टू कम फॉरवर्ड विद देयर रिसोर्सेज। ऐसा क्यों करते थे, इसको हराने पर पता था अवध को हराना मुश्किल है, क्या इनके पास इतना रिसोर्स है, ये हमें शायद हमें हरा दें, इतना पैसा खर्च हो जाएगा, बाकी सबको हरा दो, ये अपने आप ही आ जाएंगे। ठीक है, देन दे फॉलोड द पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट आइसोलेशन, एंड इसी दौरान विल कम द पॉलिसी और डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स। ओहो, रानी झांसी की कहानी क्या जबरदस्त कहानी है। आप उसकी पोइम को उस टाइम पोइम पढ़ेंगे, उसकी आपके होश उड़ जाएंगे। मेरी नींद उड़ गई थी उस टाइम पे, मैंने रेड दैट पोइम फॉर द फर्स्ट टाइम। हाँ, वो एक्चुअली में मर्दानी थी। तो नाउ इंडियन स्टेट सेपरेटेड, क्या करते थे, एक एक स्टेट को सेपरेट करते थे औरों से, फिर उसको आइसोलेट कर देते थे, सबकी दोस्ती खत्म, और फिर उसको सबऑर्डिनेट कर लेते थे जब उसके साथ ही नहीं कोई होता था। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स क्या होता है कि अगर आपका बच्चा नेचुरली आपसे नहीं पैदा हुआ है, अगर वो आपका अडॉप्टेड चाइल्ड है, तो आप क्राउन पे वो नहीं बैठ सकता। इसी के पीछे लड़ाइयाँ होती हैं कितनी सारी। तो पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट यूनियन की अब बात करेंगे। इसके अंदर क्या होता था, आप हमारे सबऑर्डिनेट्स हो, यू आर माय सबऑर्डिनेट, आई एम द सीनियर। ऐसे ऑल प्रिंसली स्टेट्स वर ब्रॉट अंडर द ब्रिटिश क्राउन। आप राजपूताना हो गए अपने घर में, ठीक है ना, स्टेट में हो गए, वी आर द क्राउन, वी कंट्रोल यू। एंड देन केम द पॉलिसी ऑफ इक्वल फेडरेशन। यहां पर आके स्टैंड उल्टा हो गया है। नाउ वी आर इक्वल एज फेडरेशन। कहां पर तो वी आर द सीनियर्स, कहां पे हम भाई भाई हो गए अचानक से हैं। Now British planned to make India a federation with equal powers of princely states and British. That is they wanted to have existence basically. What they said, हम आपको एक एक स्टेट को अलग कर देंगे, एक एक स्टेट को, ठीक है, इतने टुकड़े कर देंगे इंडिया के। कितने टुकड़े कर देंगे, 560 टुकड़े। ओहो, हैं, ऐसे कर देंगे, ये कह रहे थे वो। अब पूरे ब्रिटिशर्स की अगर मैं बात करूं, क्योंकि मैंने जैसे लेक्चर की शुरू में बाद में बताया कि मैं आपको 1765 से लेकर 1857 तक की, 1765 से 1857 तक की हिस्ट्री का बर्ड्स आई व्यू दे रहा हूं। तो पहली स्टेज क्या है, 3 जनरेशंस ब्रिटिशर्स की निकल गई इसी दौरान। पहली स्टेज में कौन आएंगे, इसको हम आज खत्म कर देंगे, दैट इज क्लाइव एंड वॉरेन हेस्टिंग, एंड दिस एंड्स विद द पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। दूसरी स्टेज में कौन आएगा, कॉर्नवालिस, वेल्सले एंड हेस्टिंग, कॉमनवेल्थ, राइट, कॉमनवेल्थ, CWH। पहले दो नाम आपको याद है, मैं सारे नाम याद करा दूंगा आपको, देखना। ये क्लाइव है, वॉरेन हेस्टिंग है, ये आपको याद हो चुके हैं, ठीक है जी। क्लाइव ऑलिव ऑयल जैसा मुझे दिख रहा है, वॉरेन हेस्टिंग गंजा है, आपको याद है। फिर इसके बाद कॉमनवेल्थ आ गई है। कॉमनवेल्थ के अंदर क्या है, कॉर्नवालिस और कॉर्नवालिस, उसके बाद वेल्सले, और हम हेस्टिंग के बाद मारेंगे। दिस वाज द पीरियड ऑफ फाइनल वॉर्स विद मैसूर एंड मराठा। डू यू रिमेंबर व्हेन देयर फाइनल वॉर्स वर हेल्ड, द 4th एंग्लो-मैसूर वॉर एंड 3rd एंग्लो-मराठा वॉर? आई विल नॉट टेल you, please go back to the earlier lectures and recall them. Now all this ended with annexation of Bombay in 1817 and capture of the last of Peshwa, ठीक है जी। एंड थर्ड की हम बात करेंगे, इट इज द जनरेशन ऑफ पीस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। इसके अंदर कौन कौन आएंगे, मुनरो आएगा, एल्फिंस्टोन है, बेंटिक है, एंड इट ऑल एंडेड विद द अराइवल ऑफ द ऑकलैंड। ऑकलैंड मतलब औखा कर देगा, औखा एक पंजाबी का वर्ड है जिसका मतलब होता है मुश्किल कर देगा, औखा, आपने बहुत लोगों ने सुना होगा, औखा ऑकलैंड कर देगा। और ये कैसे करेगा ऑकलैंड औखा का है, दिस विल डू बाय, अफगानिस्तान से लड़ाइयाँ कर लेता है, मैंने बता दिया अभी वैसे आपको। 1836 एंड एक्सेशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया इन 1837, राइट। क्वीन विक्टोरिया कहती है अपने आप को रानी माना, मैं क्वीन विक्टोरिया आज से आपकी रानी हूँ, ऐसा कुछ वो अनाउंस कर देती है, ठीक है। विल टॉक अबाउट दैट आल्सो। एंड देन वी मूव अहेड, नाउ कम्स द लॉर्ड क्लाइव। ये है मोटा, दूसरा है गंजा, पहला मोटा दूसरा गंजा, पहला क्लाइव दूसरा वॉरेन हेस्टिंग। उसका पूरा नाम ही हमेशा बोला जाएगा क्योंकि हम आगे जाके एक और बंदे के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम सिर्फ हेस्टिंग है। तो जी लॉर्ड क्लाइव। सी लॉर्ड क्लाइव के बारे में अगर मैं बात करूं, KM पानीकर एक बहुत मशहूर हिस्टोरियन है, उन्होंने क्या कहा, ये 1765 से 1772 तक रहेंगे और 1772 ऑनवर्ड्स हमारे वॉरेन हेस्टिंग जी आ जाएंगे। तो क्लाइव ने क्या कहा, ड्यूरिंग दिस पीरियड, सॉरी पानीकर ने, ड्यूरिंग दिस पीरियड ब्रिटिश एस्टैब्लिश्ड अ रॉबर स्टेट्स इन बंगाल एंड प्लंडर्ड एंड लूटेड बंगाल इनडिस्क्रिमिनेटली। आपके पेपर में क्वेश्चन स्टेटमेंट एज इट इज उठ के भी आ सकता है, आप इसको कोट भी करो, आप इसको जरूर कोट करके आओ पेपर में, देखो नंबर नहीं कैसे नहीं आएंगे। इसका रट्टा मारो जी, KM पानीकर किस कोट का। आपसे कोई लॉर्ड क्लाइव पे क्वेश्चन पूछे, इफ एनीबॉडी टॉक्स टू अबाउट द क्वेश्चन ऑफ वॉरेन हेस्टिंग व्हाट वाज हैपनिंग बिफोर दैट, उसकी इंट्रोडक्शन में आप ये लिख सकते हो। और अगर कोई पूछे
बक्सर के टाइम की बात करें तो व्हाट वाज द कंक्लूजन ऑफ बक्सर, बक्सर के बाद क्या हुआ उसके बाद, फिर व्हाट फॉलोड बक्सर, वहां पर भी आप उसको कोट कर सकते हो। तो राइट दिस स्टेटमेंट। मेरे को बहुत सारी ईमेल्स आ रही हैं, गॉट लाइक 30-40 ऑलमोस्ट ईमेल्स जिसके अंदर ये बातें आ रही हैं कि प्लीज टीच अस हाउ टू राइट एन आंसर। सो आई कीप ऑन टॉकिंग इन माय लेक्चर्स आल्सो। इवेंचुअली बाद में जाके आई टेल यू समथिंग हाउ टू राइट, एंड प्लीज स्टार्ट राइटिंग, राइट, तभी मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। During this period, British established a robber states in Bengal, right, and plundered and looted Bengal indiscriminately। ठीक है जी, कॉपी पेन उठाइए, वहां पर बैठ के जरा इस लाइन को लिखिए, रट्टा मारिए, क्योंकि ये पीकेएम पानी करने की है। अब इसको कोट से सच अ गुड थिंग, इट समराइजेस द होल थिंग। क्या कह रहे हैं? ब्रिटिश एस्टैब्लिश्ड अ रॉबर स्टेट, रॉबर स्टेट, डाकू बन के बना दिए इन्होंने, कहां? बंगाल में। एंड प्लंडर्ड, प्लंडर्ड मतलब लूटना, खा जाना, उठा के लेके भाग जाना। एंड लूटेड बंगाल इनडिस्क्रिमिनेटली। ठीक है जी। इसी दौरान डुअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बंगाल के अंदर आया। वी हैव टॉक्ड अबाउट इट, डोंट टेल मी आपको याद नहीं डुअल सिस्टम क्या होता है। अगर नहीं याद, चलो फिर मैं आपको बता देता हूँ। डुअल सिस्टम के अंदर क्या होता था? इन बंगाल दो राजे होते थे। ठीक है जी। एक होते थे ब्रिटिश और एक होता था वहाँ का नवाब। ठीक है जी। ब्रिटिश वुड कलेक्ट द रेवेन्यू, दे विल हैव ऑल द मनी, एंड नवाब, दिस पर्सन, ही विल हैव ऑल द responsibility, right? Now dual system of administration ran in Bengal. Diwani rights of BPO were under British now, obviously I have told you many times, Buxar के बाद ये हुआ, and Clive was the governor of the company this time। ठीक है, it is the governor of the company, he is not the governor general, he is the governor of the company। ये है क्लाइव। क्लाइव की औकात ही कम थी, मोटा था, दूसरा गंजा है, अकल ज़्यादा थी उसे। लॉर्ड क्लाइव के बारे में और बात करें, आफ्टर विनिंग प्लासी, ऑब्वियसली ही हैड अ बिग रोल। क्लाइव भाग गया इंग्लैंड, साथ में यू वोंट बिलीव दिस व्हाट इट डिड टू अस। 3 लाख पाउंड हमारे चुरा के भाग गया। 3 लाख पाउंड किससे पूछ के लेकर गया? किसी को नहीं पता, कंपनी को भी नहीं पता। 27,000 पाउंड की तो प्रॉपर यहाँ पर उसको सालाना रेंट आने लग गया बैठे बिठाए। इतना तो आज नहीं आता किसी को। And he returns in 1765 and his bosses wanted less corruption in company, so he introduced changes। अब ये वहां से जब आया इंडिया में, आके से चेंजेस लेकर आया। What he did, he increased the salaries। कह रहे करप्शन जब बढ़ती, सब सोचते हैं कि सैलरी बढ़ा दो तो करप्शन कम हो जाएगी। सब लोग इस चीज को पहली चीज गिना दें। ठीक है, इसका इंपैक्ट हो सकता है, पर मैं ऐसा सोचता हूँ कि सैलरी बढ़ाने से जरूरी नहीं कि करप्शन कम हो। एक आईएएस ऑफिसर आप उठा लीजिए, इतने सारे आईएएस ऑफिसर इंडिया में, सबकी सैलरी आप 2-2 लाख रुपए कर दीजिए, करप्शन कम हो जाएगी। भैया करप्शन की जब भूख होती है ना, वो 2 लाख या 20 लाख से नहीं भरेगी। खैर, नो एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट्स फ्रॉम इंडियंस, ये बड़ा स्ट्रिक्टली इनके ऊपर अप्लाई कर दिया गया। करप्शन कम करने के लिए आपको ना करेक्टर चाहिए। खैर, एक करेक्टर का टेस्ट होना चाहिए, एथिक्स के पेपर की तरह नहीं है हमारे ये रट्टे मार के वर्ड्स भर के लिख कर आ जाओ। तो बिकॉज ऑफ अबव रूल्स क्लाइव कुड नॉट एक्सेप्ट द मनी, राइट? क्यों क्या कहा था? गिफ्ट नहीं कहीं से ले सकते। अब क्या होता है कि जाफर होता है ना उस टाइम पे, तो जाफर बड़े सारे पैसे छोड़कर क्या होता है इसके लिए, क्लाइव के लिए, पीछे से सोच के देखो, है मर जाता है। लेकिन क्लाइव क्या उसको साथ में नहीं लेके जा सकता, क्योंकि खुद ही ये रूल लेकर आया, खुद कैसे साथ में लेके जाता? तो ही व्हाट ही डिड फॉर, उसने एक क्लाइव फंड बना दिया फॉर डिसेबल ऑफिसर्स एंड द मेन ऑफ कंपनी। This is Clive Fund, right? This is very important. Now, Clive left India in 1767 and ultimately committed suicide owing to his poor conduct of corruption and his habit of opium। पता नहीं क्यों नशे करते हैं इतने हैं, I don't know, right? खैर चलो, पैसे ज्यादा हैं शायद। Now let's talk about Governor Generals, right? The first Governor General of India, Warren Hastings. It's not the first Governor General of India, I said it wrongly। इट इज फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फोर्ट विलियम्स। हम ओवरऑल भी कह सकते हैं गवर्नर जनरल था पहला, लेकिन ओवरऑल पेपर में लिखा हुआ जब से पूछा जाए पहला गवर्नर जनरल कौन है, वॉरेन हेस्टिंग। बंगाल का कौन है, वॉरेन हेस्टिंग। इंडिया का कौन है, ये आप देखिए बैठ के। ठीक है जी, इसके बारे में ऐसे हम बात कर सकते हैं। अब 3 चैलेंजेस जब वॉरेन हेस्टिंग इंडिया में एंट्री मारता है, वो इसके सामने 3 चैलेंजेस होते हैं। पहली बात, इंडिया को, ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है ट्रेडिंग कंपनी को, एक पॉलिटिकल पावर कैसे बनाया जाए। ठीक है जी। दूसरी बात, पैसा कैसे बढ़ाया जाए। तीसरी बात, वर्केबल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे लाया जाए। वॉरेन हेस्टिंग को समझने के लिए आपके हर आंसर के अंदर ये 3 मुद्दे डिस्कस होने जरूरी हैं। क्या हैं उसके सामने मुद्दे? क्या थे कि हाउ टू बी पॉलिटिकल पावर। देखो मैं बताता हूं, पावर, पैसा, और तीसरा है लाठी। लाठी, लाठी, राइट? एंड फॉर माई साउथ इंडियन फ्रेंड्स, आई जस्ट रिपीट इट इन इंग्लिश। It is power, paisa is money, and lathi is stick. Stick, why do you need stick? For administration, right? Now,
Administration of company in England was managed as follows. This is the thing I was talking about. Directors के बारे में बात करेंगे. Every company has a shareholder. You are a like you own a company. Every company, Reliance share. या आपने सुने होंगे, word तो सुना होगा ना, सबने share होते हैं. Now these shareholders, what they did collectively, उन सब, what do we call them as a court of proprietor. ठीक है जी, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर. कलेक्टिवली जितने शेयर होल्डर हैं सबको मिलकर कहते थे. जैसे ग्राम सभा, ग्राम के अंदर क्या, ग्राम सभा में क्या होता है, पूरे के पूरे गांव के लोग जिनको वोट डालने का हक है. उसी तरीके से शेयर होल्डर सारे के सारे कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटरशिप. दीज कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स, दे व्हाट दे यूज्ड टू डू, दे वुड अपॉइंट कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, दे वुड इलेक्ट देम. एंड हाउ 24 इलेक्ट करते थे ये, राइट. ये बनाते हैं मिलके, ये बनाते हैं. एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के नीचे कमेटी बनती थी. जैसे हमारी पार्लियामेंट्री अकाउंट कमेटी है, ये कमेटी, वो कमेटी. तो उस टाइम पर ये कमेटी बनती थी जो कि डे टू डे फंक्शन का काम करती थी. और ये इनके गवर्नर जनरल जो हमारा होता था, इनको वो रिपोर्टिंग करता था. अब वॉरेन हेस्टिंग की बात करें तो मैंने आपको बताया कि वॉरेन हेस्टिंग जब आया तो ही ब्रॉट विद हिम हिज 3 मुद्दास, राइट. One is about how to manage the power, bring the power, and then there is money, and then there is administration, लाठी, right. Political power कैसे आएगी, पहला था. Now huge corruption थी as a legacy of Clive, and in 1770 BBO, Bengal, Bihar, Odisha under came the Bengal famine, right. This is a picture of Bengal यहाँ famine में. क्या बुरे हाल हो गए जी, लोग की हड्डियाँ सूख गई, कपड़े खत्म ही हो गए हैं, सड़कों पर बैठे हैं. और ये पीछे आप देख रहे हो, ये गोरा अंग्रेज, ये पूरे कपड़े पहन के बैठा है यहाँ पे. ये उसने क्यों पूरे कपड़े पहन लिए. तो 33% जो पॉपुलेशन थी उस पर असर हुआ था. पता है, आप यकीन करिए, 10 लाख लोग मारे गए थे इस फेमीन में. इतना मतलब दुखदाई फेमीन था ये उस टाइम पर आया. डुअल गवर्नमेंट चल रही थी, इंग्लिश दीवान, इंडियन निज़ाम. डुअल गवर्नमेंट को रट्टा मारने का ये बड़ा अच्छा तरीका था. इंग्लिश दीवान, इंडियन निज़ाम. उनका दीवान, हमारा निज़ाम. दीवान, दीवानी का हक, टैक्स का हक. निज़ाम मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट. दे हैड फेल्ड. फाइनेंशियल रूल बाय way of having Diwani rights of BPO. It got Diwani rights from Shah Alam II through Treaty of Allahabad, right. Shah Alam II से इनको Treaty of Allahabad से Diwani right मिले थे. 1. Number 2, पुलिस और जुडिशियल पावर्स इनको मिल गई थी Treaty of बनारस से, जब इनको निजामत पूरी चली गई थी. I'm telling you what is dual government. And 3rd, Nawab was responsible for all powers, but all power was with the British. Responsibility उसकी. तो this is dual government. Very important question for your paper. Very important. रट्टा मार लो इसका भी. Now East India Company had lost its monopoly in tea in North. अब क्या, मैं ना कोई बैकग्राउंड दे रहा हूँ कि क्या हो रहा है कि नॉर्थ अमेरिका के अंदर क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली खत्म होगी. किस चीज में मोनोपोली थी, चाय का ट्रेड को लेके. क्यों खत्म होगी, क्योंकि तुच्छ लोग हैं जो वहां पे, डच लोग हैं वहां पे, वो एंटर करके, एंड बिकॉज डच एंटर्ड North America and they opened and the trade, and East India Company was worrying that if we lose America also and we are losing India also, how will money come to us. Everyone was worried about money. No one was worried about these people in Bengal who were dying. East India Company about to be bankrupt. क्यों, 2 कारण है. एक तो ये है फेमीन, और दूसरा है करप्शन. ये देखो ऐश हो रही है. कंपनी अप्लाइड फॉर लोन ऑफ 1 million pounds टू ब्रिटिश. के बारे में आपको पहले भी थोड़ा सा मैंने जिक्र किया था. एंड दे केम अप विद द रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1773 टू रेगुलेट द कंपनी. टू बेटर अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, लेट अस फर्स्ट बेटर अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी. ठीक है, जो मैं आपको अभी एक्चुअली में बता चुका हूँ. अब आता है वॉरेन हेस्टिंग. किस कंडीशन के अंदर वॉरेन हेस्टिंग इंडिया में एंटर किया. पहली वॉरेन हेस्टिंग के बारे में हमने क्या क्या बातें पढ़ी हैं कि क्या उसके एम थे. ठीक है, उसके सामने. ठीक है जी, इंडिया में इंडियन कंडीशन क्या थी. एक तो करप्शन थी, करप्शन, और दूसरा था फेमाइन, भूखमरी फैल गई. The presidencies of Bombay, Madras and Bengal were independently under control of Governor General and Council और respective presidency. ठीक है जी, हर एक का अपना अपना एक प्रेसिडेंट, गवर्नर, वो प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल एवरी का होता था. एवरी प्रेसिडेंसी हैड इट्स ओन गवर्नर जनरल एंड दैट वुड कंट्रोल इट, एंड ईच हैड इट्स ओन गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. Now because all of them were mismanaging finances, obviously that is why they applied for loan to Prime Minister of England, who was Lord North not the direction but the Prime Minister का नाम है, who decided to control the possessions of the company, as many influential people of England had shares in its, and company had monopoly in trade. Yeah, I told you this already. Because what happened in England, lot of people were shareholders in East India Company, and they were very influential people, and they started talking to British Parliament. They had considerable influence. They said कि bring a law to control this company, otherwise we will be at losses. So they bring the Regulation Act. This is the hidden reason, latent reason, छुपा हुआ कारण है कि ये 1773 एक्ट क्यों है. उन्हें मतलब थोड़ी ना था कि हमारे साथ यहाँ क्या हो रहा है.
So British government brings the Regulation Act of 1773 to regulate everything else about the company. Now रेगुलेशन एक्ट के अंदर क्या होता है वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पर जो आता है 1773 में, एम क्या था इसका? एम क्या था? प्रॉब्लम ऑफ मैनेजमेंट ऑफ कंपनी को एड्रेस करना, ठीक है जी। एक तो है मैनेजमेंट ऑफ कंपनी, राइट, मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। दूसरा है लॉर्ड क्लाइव डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, जो था बकवास है, बंद करो इसे, है सारे पैसे खत्म हो गए, इसको भी बंद कर देंगे। क्लाइव की मोटी बुद्धि, टू कंट्रोल कंपनी एज इट हैड ग्रोन इट फ्रॉम बिजनेस टू सेमी सोवरेन पॉलिटिकल एंटिटी। This is very important part. Now, company is not just a businessman; they are semi-sovereign political entity. This is good thing to know. Actually, there was nothing in act which addressed problem of people of India. People kept dying in Bengal, Bihar, and Odisha. It was the first step of the British government to control in India. It was the first step of governmental control in India, semi-governance sort of a thing. Now, British monopoly was over India and China regarding trade, right? But it was limited to tea एंड चाइना बाय चार्टर एक्ट ऑफ 1813। चार्टर एक्ट आएगा इसके बाद 1813 का हम जाके देखेंगे, जो क्या पहले ईस्ट इंडिया कंपनी हैड मोनोपोली ओवर ऑल द ट्रेड इन इंडिया। ईस्ट इंडिया कंपनी वाज द ओनली कंपनी बाय चार्टर ऑफ 1600 टू डू ट्रेड विद बिटवीन यूरोप एंड इंडिया, बट because of the failure of 1773 act and then Patent Act and the few other things which we will see, in 1813 government bring the charter। चार्टर होता है कॉन्स्टिट्यूशन की तरह, अभी चार्टर है ये, इसको फॉलो करना है, बेसिक है ये, ठीक है। तो उसके अंदर लिखा था कि ब्रिटिश कैन ट्रेड विद इंडिया मोनोपोली ओनली इन टी and you obviously you had monopoly with China and rest all open to British subjects also. British subjects could do trade at private level between India and Europe, and if you remember I told you earlier they could do trade only within the India, and this monopoly also was finished by Charter Act of 1833। आप मेरा यकीन मानिए ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बारी पेपर में आ चुका है। Now company was to pay, अब 10 लाख का लोन देके उनको कहते हैं एवरी ईयर यू विल पे अस 4 लाख पाउंड फॉर कंटिन्यूशन ऑफ मोनोपोली, तो आपको मोनोपोली मिलेगी, नहीं तो ये भी खत्म, छुट्टी जाओ घर। ये था रेगुलेशन एक्ट 1773 में लिखा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स इन इंडिया, अब क्या होगा? गवर्नर जनरल एंड हिज काउंसिल ऑफ 4, इसके अंदर 5 मेंबर्स होंगे, ठीक है जी। इनके मेंबर्स कौन होंगे? पहले हम ये साइड वाले वर्ड्स पढ़ेंगे, ऑब्वियसली वॉरेन हेस्टिंग होगा और कुछ और भी लोग होंगे। कैसे होंगे वो उनके बारे में बात करेंगे। छोटे बच्चे तालियां बजा रहे हैं, क्यों तालियां बजा रहे हैं? क्योंकि मॉनसून आ गया है, बोरवेल भर गया है और फिलिप्स का बल्ब जल रहा है उनके घर के अंदर, ठीक है जी। ये चीजें याद रखिए। क्यों? ये पेपर में पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कभी भी क्वेश्चन आ सकता है, अभी तक आया नहीं है लेकिन इट कैन कम। सो व्हाट आर द रियल नेम्स? क्लैवरिंग मतलब क्लैपिंग, मॉनसून मतलब मॉनसून, बारवेल मतलब बोरवेल एंड फिलिप फ्रांसिस मतलब फिलिप्स का बल्ब, ठीक है जी। ये 5 नाम है, इनका रट्टा मार लीजिए। कौन कौन? हेस्टिंग, तालियां मारी, मॉनसून आया, बोरवेल के अंदर पानी भर गया और फिलिप्स का बल्ब। कंपनी हैड अ स्ट्रॉन्ग लॉबी इन पार्लियामेंट इन ब्रिटेन एज आई सेड अर्लियर आल्सो। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल आउदन कार्नेटिक वाज अपॉइंटेड बाय द कंपनी। नाउ earlier they were appointed by Mughals, now they are appointing it. Look at the change. What happened next? In Bombay and Madras were subordinated to Governor Generalship of Bengal because they said there is so much of corruption. We need one central authority. अब जैसे इंडिया के अंदर क्या होगा कि सेंट्रल अथॉरिटी ना हो तो रूल नहीं ना चलेगा, तो उन्होंने कहा ठीक है। और वैसे भी हमने देखा था, उन्होंने नवाब ऑफ बंगाल को, बंगाल के दौरान जब मैं पढ़ा रहा था आपको क्या कहा था कि बंगाल के नवाब को कहा था कि देश आज नवाब ऑफ बंगाल दैट थ्रू योर एक्सपेंसेस वी विल बी कंट्रोलिंग द स्टेट्स ऑफ बॉम्बे, राइट, एंड मेड्रास। Now, Supreme Court was started, as I said earlier also. India's modern constitutional history began. Sir Elijah Impey, EIC, मैं आपको बता चुका हूँ, he was the first Chief Justice। ये हैं जी भाई साहब Elijah Impey, पहले हमारे Chief Justice जी हैं, देख लो शक्ल इनकी। फिर इसका एक यहाँ पर एक बंदा होता है रॉबर्ट चैम्बर्स, राइट। What he says he is appointed as the second judge under the British MP as who's a Chief Justice, that whenever he retires, the next person who becomes Chief Justice is Robert Chambers। हमारी तरह नहीं है कि हम लड़ रहे हैं आपस में कि कैसे अपॉइंटमेंट होगी, जैसे आजकल वो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का थोड़ा शोर मच रहा है, एग्जेक्टिव सेज विल अपॉइंट, जुडिशरी सेज विल अपॉइंट। यहाँ तो दोस्तियां चल रही हैं, ठीक है, रॉबर्ट चैम्बर्स का। तो ये आ गया RC। हाँ, तो अब क्या होता है कि चीफ जस्टिस तो ऐसा हो भी जाता है एंड ही डज बिकम अ चीफ जस्टिस इन 1784। दिस ईयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम इसके बारे में आगे जाके भी बात करेंगे कि 1784 में ऐसा क्या हो गया कि ये इंपॉर्टेंट हो गया इतना। लेटर अमेंडमेंट होती है, एक्शन ऑफ पब्लिक सर्वेंट ऑफ कंपनी इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी वर एग्जम्प्टेड फ्रॉम ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अगर आपने कोई कंपनी का काम करते हुए कुछ काम किया तो आपके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन नहीं होगी। एंड अपील्स कुड बी टेकन फ्रॉम प्रोविंशियल कोर्ट, कुछ ना प्रोविंशियल लेवल पर कोर्ट्स होती थी हमारी, उनको गवर्नर जनरल काउंसिल के पास ले सकते थे, ना कि सुप्रीम कोर्ट के पास जो गवर्नर जनरल होता था। एंड ऑब्वियसली हिज डिसीजन वाज फाइनल।
So British judges also started delivering justice, so-called justice. Let's not call it justice. Let's put it in commas. Justice to Indians. Now Hastings became the Governor General of the Fort William on 20th October 1773. This is important. Not the date exactly, 1773. वॉरेन हेस्टिंग के बारे में कुछ बातें बताऊं. एक बड़ा ही सिंपल सा बंदा था, एक नॉर्मल राइटर था, क्लर्क से कहाँ गवर्नर जनरल बन गया. मतलब ये ऐसी बात है कि आप कभी किसी क्लर्क से मिले हो लाइफ में और वो इंडिया का कैबिनेट सेक्रेटरी बन जाए, इतनी बड़ी बात हो गई. प्राइम मिनिस्टर तो मोदी जी भी बन गए चाय पी के बेच के, लेकिन कैबिनेट सेक्रेटरी नहीं इतनी आसानी से बनता. खैर, and he fought the Battle of Plassey also. He was a member of Madras Council. He was the governor of Bengal, and in 1772 he became the governor of Bengal Presidency, and in 1773 by Regulation Act he became the Governor General of Fort Williams. He was the first and the longest serving Governor General when we compare to all of them who come after him. And Empire Foundation was laid by Robert Clive. Empire की foundation तो Clive ने ले की, but consolidated by Warren Hastings. ये था इतना बड़ा बंदा. बीबी ओवर नेक्स्ट इन 1772, ये हमें पता है. मास्क ऑफ लॉयल्टी. ब्रिटिशर्स अभी तक क्या कह रहे थे, उनका ये कहना था ना कि नहीं नवाब जी आप तो सबसे बड़े हैं, राजपुताना स्टेट जी आप भी सबसे बड़े हैं. आप कह रहे हैं नो, वी हैव अ राइट ऑफ कॉन्क्वेस्ट, पहले हमें प्लीज हमें फरमान दे दो. अब कह रहे हैं नहीं हम तो लड़ेंगे, ऐसी की तैसी कैसे नहीं दोगे फरमान. सेट शाह आलम ने हमें कोई वो नहीं एहसान नहीं कर दिया हमें दे के फरमान. He hasn't done any favor by giving us rights. And they stopped paying tribute to Delhi Emperor on the basis that क्योंकि since most of the territories now were under the control of Mughals, right? So Marathas and non-Mughals, they said why should we pay Mughals, because ultimately Mughals are paying to Marathas, and if we pay to Mughals that means we are paying Marathas, which we do not want to do. And what did Warren Hastings did? He shifted the treasury मतलब वो खजाना कहाँ से, मुर्शिदाबाद से कलकत्ता शिफ्ट कर दिया. ये भी पेपर में क्वेश्चन आ रखा है, पता नहीं क्यों ये क्वेश्चन आ रखा है. दे क्रिएटेड द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब की पोस्ट बना दी जी, ठीक है जी. आईएएस बना की पोस्ट जो होती है डिस्ट्रिक्ट, लेकिन आईएएस की पोस्ट नहीं थी. रिमेंबर आईसीएस सर्विस अभी शुरू नहीं हुई है. डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की पोस्ट बनी थी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की पोस्ट नहीं अभी तक आई थी. ही प्रमोटेड इजरदारी सिस्टम. जुल्फिकार अली खान ही इंट्रोड्यूस्ड इट, एंड इसके अंदर सिस्टम ऑफ बिडिंग ऑफ रेवेन्यूज होता था. इंट्रोड्यूस्ड अ 5-year सेटलमेंट सिस्टम. If you do not remember Ijazari system, please go back and listen to earlier lecture. You will find a very detailed account of what is Ijazari system. वॉरेन हेस्टिंग की जो पॉलिसी थी, इंपीरियलिस्ट पॉलिसी, ये अबॉलिश द डुअल सिस्टम जो मैं आपको पहले बता चुका हूं, एंड ऑल्सो कट डाउन नवाब ऑफ बंगाल की जो पेंशन जाती थी बाय 50%. ही इज द फादर ऑफ द मॉडर्न जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया. क्या होता था, बिफोर हिम देयर वर जमींदार्स एंड बिलो देम वर मुंशीज एंड मुस्लिम्स हैड मुफ्तीज, राइट. बिलो देम मुंशीज, राइट. जमींदार होता था, जमींदार के नीचे मुंशी, एंड मुस्लिम्स एंड मुफ्तीज हु हैड नॉलेज ऑफ शरीयत जो इस्लामिक लॉ है, एंड काजी जो होते थे उनको रिलीजियस नॉलेज होती थी. दे न्यू लॉज, इन सबको पता होता था. तो इंग्लिश डिड नॉट अंडरस्टैंड कि हमारा लोकल लॉ क्या है, सो दे ब्रॉट देयर ओन लॉ, राइट. बट हमारे लॉज को भी उन्होंने समझा साथ साथ में. फिर दीवानी कोर्ट होती थी, सिविल कोर्ट, एंड दिस इज सिविल. दीवानी ये मैं होगी तेरी दीवानी वाली दीवानी नहीं है. दिस इज सिविल कोर्ट, क्रिमिनल फौजदारी. नाउ सिविल कोर्ट अपील इन सदर दीवानी अदालत एंड फौजदारी इन सदर निजामत अदालत. एंड निजामत का मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, लॉ एंड ऑर्डर से बहुत बड़ा रिश्ता है. फिर वॉरेन हेस्टिंग के टाइम से कुछ वॉर्स हुई. कि पहली कौन सी वॉर हुई, एंग्लो मराठा वॉर, एंग्लो मैसूर वॉर दूसरी, और प्रॉक्सी वॉर ऑफ अवध. तीनों के बारे में बात करेंगे थोड़ा. फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर 1776 से 82 के बीच में हुई थी. ये ट्रीटी ऑफ सालबई से खत्म हुई थी, ठीक है जी. एंग्लो मराठा वॉर है. इसके अंदर क्या, व्हाट दे सेड दैट whatever areas Mughals have taken, these Mysore have taken from you, will get those areas back to you from Hyder Ali. And why did they do so? They were looking for an opportunity to fight these Hyder Ali and state of Mysore. Now, because earlier there was Treaty of Vadgaon, right, which was favoring Marathas. Actually, in this because of first Anglo-Maratha war. But Hastings said, because that treaty was entered between Marathas and the presidency of Bombay, Hastings said no, because Bengal is controlling Bombay and Madras, so only Bengal can sign the treaty. That treaty was cancelled. So a new treaty was brought up. Earlier it was treaty, right? So it was Treaty of Surat in 1775,
by which Marathas under Raghunath Rao ceded Salsette एंड तो बाद में वो ट्रीटी साल भाई बन जाती है, ठीक है जी। और इसी दौरान एक ट्रीटी ऑफ सूरत भी होती है जिसके अंदर क्या होता है 1775 में हुई होती है, बिफोर एंग्लो मराठा वॉर स्टार्टेड। अंडर दैट रघुनाथ राव, डू यू रिमेंबर दैट कैरेक्टर, जो साइड वाला वो भाई होता है ना, जो अच्छे से काम नहीं करता है, सारे गड़बड़ करता है, वो वाला जो मराठा था। तो रघुनाथ राव ही सीडेड सेल्सेट एंड बसीन वसई, याद है मैं बात की थी इसके बारे में भी डिटेल में, ब्रिटिश कमिंग ऑफ यूरोपियंस टू इंडिया के अंदर। फिर सेकंड एंग्लो मैसूर की वॉर की बात करेंगे 1780 to 84. The first was in 1766, we remember that Hyder Ali won that thoroughly. Third Anglo-Mysore was will happen in 1789 to 92, which end with Tipu's defeat. Tipu doesn't die in this. Tipu dies in the next one, the fourth one, and this ends with Treaty of Srirangapatna because war was not coming to end easily, and obviously Tipu lost in this. What happened in second Anglo-Mysore war was Hyder Ali was defeated by Iri Kut in 1781. अब लड़ाई चलती जा रही है. Then what happened? His son come Tipu आके क्या कहते हैं, मैं लड़ाई करूंगा, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें. Then he comes. No one wins. Tipu is such a brave soldier of India. He wins. At least he doesn't let them win. And this ends by Treaty of Mangalore. Sometimes such treaties can be asked in paper. I'm sorry I cannot help you with this, but ये ऐसा कुछ पेपर में आ जाता है. आप रट्टा कर लो, फिर क्या कर सकते हैं, ठीक है ना. तो पहली ट्रीटी तो पहली मैसूर में तो होती नहीं है. पहली जो ट्रीटी होती है वो एम में है, दूसरी एस से है, ठीक है. एम एस बात ही खत्म हो जाती है. चौथी में तो वो हार ही जाता है. तो दो ही तो ट्रीटी हैं. और मराठास की तो साल बाई है ही है, साल बाई, राइट. बाई दो वर्ड वैसे ही मराठी वर्ड है, ठीक है. अब what happens? Proxy war of Awadh. नकली लड़ाई, ये कैसी लड़ाई? What do you mean by proxy war of 1774? We'll talk about it. In 1773, there was a treaty of Benares with Awadh. Army was maintained by money from Awadh, right? Especially Awadh was the friend of British after Battle of Buxar. Awadh king was impeached, but what do? They impeach the king of Awadh. Why? For these three reasons. Begum of जो अवध होती है उसका अफेयर, राइट. What is that? Wife of नवाब शुजाउद्दौला जो होती है. Hastings knew that she had money, and Consul had promised that no money will be taken away after Battle of Buxar. Battle of Buxar के बाद जो ट्रीटी हुई बनारस की, उसके अंदर बात हुई. But money, Hastings wanted money. लालची था ये गंजा. तो what he started demanding money from Begum of Awadh. तो ये एक प्रॉब्लम हुई. दूसरा, चैत सिंह ऑफ बनारस, ही वाज द फ्यूडल लॉर्ड ऑफ अवध, एंड व्हेन ही वाज आस्क्ड फॉर मनी उसने मना कर दिया, एंड देन दे आल्सो स्टार्टेड फाइटिंग. एंड थर्ड इज नोन एज द जुडिशियल मर्डर ऑफ महाराजा नंद कुमार ऑफ बंगाल. ये आपको तीनों क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं इंडिपेंडेंटली भी, राइट. ही वाज गिवन डेथ पेनल्टी ऑन चार्जेस ऑफ फोर्जरी. नकली कागज बनाने के जुल्म में फांसी की सजा हुई थी हमारे महाराजा नंद कुमार ऑफ बंगाल को. सोच के देखो क्या कर रहे हैं ब्रिटिश. व्हाट आर दे डूइंग? मराठास डिक्लेयर्ड दैट they are going to attack Pilibhit and Rohilkhand. Marathas ने declare कर दिया. So वहाँ Pilibhit, Rohilkhand के people came to Marathas for help. Awadh, what happened? Awadh went to British for help. कि help करो. Now Marathas say no, we will not attack you, Mr. Pilibhit and Mr. Rohilkhand. Awadh says okay fine, don't attack. British say no. Now because Awadh has come to us, we will help them. मराठा ने रोहिलखंड पर अटैक कर दिया. रोहिलखंड के लोग अवध के पास आ गए, अवध ब्रिटिश के पास चले गए. मराठा वाले बाद में कहते चलो हम लड़ाई कैंसिल कर दी. अंग्रेज कहते ऐसे कैसे कैंसिल कर दिया, तो लड़ना पड़ेगा. तो इंग्लिश विल श्योरली अटैक नाउ और गिव अस मनी, सिंपल एज दैट. सो दिस इज नोन एज द प्रॉक्सी वॉर ऑफ अवध, राइट. पहले कैसे अवध को के राजा को इम्पीच कर रहे हैं, उसके बाद अवध को कैसे अनेक्स करने की कोशिश करेंगे. तो ऑल्सो नोन एज द बैटल ऑफ, इसको मिरानपुर करता भी कहते हैं. ऑल्सो नोन एज द फर्स्ट रोहिल्ला वॉर 1763-74. देयर अ वेरी इंपॉर्टेंट लीडर कॉल्ड हफीज रहमत खान वॉज किल्ड. Why I'm telling you about his name? He was a very great warrior and he was killed in this war, right? And he played a great role in establishment of the Rohilla kingdom. Now, Warren Hastings was even tried for impeachment on charges of destroying a nation. On basis of this war, वॉरेन हेस्टिंग ना जो इंग्लैंड में जाता है फिर इम्पीचमेंट इसी की वो करने लग जाता है. वो किसी को नहीं छोड़ते जी, अंग्रेज अपनों को भी नहीं छोड़ते. एंड इन दिस इम्पीचमेंट ओवर देयर वाज लेड बाय टू पीपल. एक का नाम है एडमंड बुर्के, दूसरे का नाम है थॉमस मैकॉले, राइट. मैकॉले, राइट. फर्स्ट नेम इज एडमंड बुर्के एंड सेकंड नेम इज थॉमस मैकॉले, राइट. यू मस्ट रिमेंबर दीज टू नेम्स बिकॉज वी विल बी टॉकिंग अबाउट दीज टू नेम्स लेटर अभी इन दिस लेक्चर ऑल्सो. नाउ वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे कुछ कल्चरल चीजें भी हुई. फॉर एग्जाम्पल दिस इज चार्ल्स विल्किंस. चार्ल्स विल्किन इज ऑल्सो नोन एज द कैक्सटन ऑफ इंडिया. Caxton means, Caxton actually he was the English printer who in 1474 printed the
first book in English. First person to book a print in English language was Mr. Caxton. And Charles Wilkins is also known as the Caxton of India because he first printed books in India in English. Not only that, he also created a typographer. He created the typeface. जो type नहीं करते कैसे type करेंगे? That देवनागरी script के लिए, हिंदी के लिए. Right, and then came Warren Hastings ने, or he did few other things at this time. He set up Alia Madrasa, right? आलिया एक एक्ट्रेस भी है, शायद आजकल बड़ी पॉपुलर हो रही है जो. तो कैलकाटा मदरसा एट और आलिया मदरसा एट कैलकाटा 1780 के अंदर. क्यों किया? लेकिन टू फैसिलिटेट इस्लामिक स्टडी ऑफ लॉ. बट व्हाई डू ब्रिटिशर्स वांट टू लर्न इस्लामिक स्टडी ऑफ लॉ? ब्रिटिशर्स को क्या पड़ी थी? इस्लाम को समझे, ताकि बेटर तरीके से 3 चीजें कर सकें जो करने वो इंडिया आया था वॉरेन हेस्टिंग. वो क्या थी? पहली चीज है ब्रिटिश को पॉलिटिकल पावर देना, दूसरा है मनी, एंड तीसरा है लोगों को कंट्रोल करना. ठीक है जी, एडमिनिस्ट्रेशन. एंड इन 2007 रिसेंटली, ममता बनर्जी के टाइम पर ही शायद हुआ था, ये मुझे याद नहीं है, दिस आलिया यूनिवर्सिटी केम बाय, आलिया यूनिवर्सिटी बन गई. प्रोबब्ली इट वाज ममता बनर्जी ओनली. एंड इन 2007 ये हो गया. इन 1785 ही ट्रांसलेटेड भागवत गीता, जो वॉरेन हेस्टिंग था, because he wanted to study Islamic law and Hindu law as well. So Warren Hastings knew Bengali and Persian very well, very intelligent man, and he wrote introduction to this translation. Right now, this is Bhagavad Gita in Persian. ये आप साइट पर देख सकते हैं. ठीक है जी, ये किसने लिखी है? वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1785 में. ज्यादा हुआ ये काम भी कर गया. ठीक है जी. फिर उसके और क्या हुआ इसके टाइम पे कल्चरल एस्पेक्ट का? विलियम जोन्स आया. विलियम जोन्स इसके टाइम पर एक बंदा था कि इसने एक सब ये एजुकेशन के लिए काम करेंगे, बिकॉज दे वांट टू अंडरस्टैंड इंडियन सोसाइटी. सो दे बिकॉज सो दैट इज द रीजन दे वर्क फॉर एजुकेशन. एंड व्हाई डू दे वांट टू अंडरस्टैंड इंडियन सोसाइटी? फॉर बेटर गवर्नेंस. टू सर्व व्हाट? टू सर्व 2 एम्स ऑफ ब्रिटिशर्स. वन इज पावर एंड अदर इज मनी. राइट. So actually I can write this for you, right? See what happens. They open institutions for better education so that they know Indian society. उससे क्या होगा? They'll have power plus money, right? This is how it goes. Now to study Indian culture and literate and to translate important Indian text to English, right? What he does, he established Asiatic, बाद में जो Asiatic Sea बन जाएगा, Society of Bengal, with the help of Hastings under the chairmanship of Robert Chambers. And ये वही बनता है जो बाद में चीफ जस्टिस कहता है, जो दोस्त होता है जो चीफ जस्टिस बाद में बनता है. विलियम जोन्स वॉज एन इंडोलॉजिस्ट. इंडोलॉजिस्ट का मतलब जो इंडिया की स्टडी करता है. एंड ही वॉज अ फिलोलॉजिस्ट, यानी कि जो इंटर रिलेशन ऑफ लैंग्वेजेस की स्टडी करता है. जैसे इतने सारे वर्ड्स होते हैं ना, मात्रा वो बन गया, मात्रे से बन गया मदर, भ्राता से ब्रदर, ऐसे करके. और अभिज्ञान शकुंतलम की इस टाइम पे ट्रांसलेशन करते हैं ये फ्रॉम टू इनटू इंग्लिश फ्रॉम संस्कृत. और अभिज्ञान शकुंतलम किसने लिखा? कालिदास ने. और इसकी ट्रांसलेशन 1789 में. मनुस्मृति, मनु एक ऋषि हुआ है और जो इसने लॉ लिखा था और उसको मनुस्मृति कहते हैं. दैट इज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश विद द हेल्प ऑफ जगन्नाथ ताड़क. यस, यू हैव टू रिमेंबर दीज नेम. तड़का लगा दिया जी इन्होंने मनुस्मृति का. एंड गीत गोविंद बाय जयदेव वाज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश. This time पे other person come, his name is Hal Head, and Hal Head Hindu. Hal Head, he writes, translate digest of Hindu laws into English, right? And this is Max Muller over here. What he's doing, he called Indian books as the sacred books of the East, right? This is very important page. Stop here, थोड़ी देर pause कीजिए और रट्टा मारिए इन videos का. I'll clear the screen for you. इनको रट्टा मारिए and then move ahead. कुछ और प्रॉब्लम आई इस टाइम पे. One was Bengal famine of 1770, जिसको 76 मोनोतोर भी कहते हैं. बंगाल के अंदर 76 मतलब 76, मोनोतोर मतलब फेमीन, राइट? मोनोतोर. तो नो रिलीफ वाज प्रोवाइडेड बाय ब्रिटिश. मर रहे हैं, मरने दो. दिस वाज हैपनिंग. पॉपुलेशन डिक्लाइन बाय 1/3 ऑफ फेमीन, जिसकी मैंने शुरू में आपको पिक्चर भी दिखाई थी इस लेक्चर के. एंड ब्रिटिश हैड फोर्स कल्टीवेटर्स टू ग्रो ओपियम व्हिच कंट्रीब्यूटेड टू फेमीन, क्योंकि कुछ खाने को नहीं मिल रहा. And then came Chalisa famine. Chalisa means 40th. 40 English Hindi में 40 means 40th. What is 40th here? 40th is the Vikrami calendar, Vikrami Samvat calendar. Year 1840 has been referred to as Chalisa famine, and the reason of this famine was El Nino, right? this पे और फिर mainly northern India, Delhi, Rajputana, East Punjab, Kashmir, ये इस तरफ आया था. Bengal famine बंगाल की तरफ था, right? Now return of Warren Hastings. Now, when he goes back to England, he is impeached for his play a role in Rohilla War, as I said earlier, also, and his corruption. वो जो चैत सिंह और बनारस वाला पूरी कहानी होती है, and क्योंकि उसके राजा उसकी अवध की रानी से भी पैसे ले लेता है, all that corruption, general corruption in company. His trial is today even one of the most celebrated in the history of England. And इसको डांट के छोड़ देते हैं, he is exonerated and left.
Now I'll quickly tell you about Edmund Burke Bill. Edmund Burke Bill is the Regulating Act 1773 का फेल हो गया था, तो Warren Hastings was without power. Why? Because those 5 people in his council, Warren Hastings and those 5 people, do you remember their names? Right? What were their names? Children clapping, clever आया था word वहाँ पे, है ना? उसके बाद बोरवेल आया था, बारवेल आया था एक बंदा, फिर उसके बाद एक बंदा फिलिप्स आया था, और एक बंदा एक और था. What was that? चलो जो भी था, यू रिमेंबर दैट नेम. ओके, सो विल मूव अहेड. तो वॉरेन हेस्टिंग वाज विदाउट पावर टू ओवरराइड हिज काउंसिल एंड वाज वर्किंग एज 5th मेंबर ओनली. सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा हैड नो क्लियर ज्यूरिसडिक्शन. जेम्स फॉक्स नाम का बंदा वहां पे एडमंड बुर्के बिल इंट्रोड्यूस करता है, वो फेल हो जाता है. उसकी जगह पे जो बिल आता है वो आता है इस टाइम पे, उसका नाम है पिट्स इंडिया एक्ट. ठीक है जी, पिट्स इंडिया एक्ट इस टाइम पे फिर आता है. तो अब एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी के बारे में आपको फिर से एक बार रिमाइंड करवा दूंगा यहाँ पे कि कैसे हो रही है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी. एंड दैट इज हैपनिंग हाउ बाय शेयर होल्डर्स होते हैं, उनके नीचे प्रोप्राइटर होते हैं, और उनके नीचे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, और उनके नीचे ऐसे ये होती हैं, क्या कहते हैं, डे टू डे फंक्शन वाली कमेटीज और गवर्नर जनरल काउंसिल. राइट. सो और हाँ, वो नाम क्या थे, मेरे को याद आ गया एक्चुअली. राइट, आई राइट इट हियर फॉर यू. राइट, वन वाज क्लैपिंग, दैट वाज क्लैपिंग, क्लैवरिंग. ठीक है जी. उसके बाद जो दूसरा बंदा आया था, मॉनसन आया था. एंड देन उसके बाद बारवेल आया था, जिसके लिए मैंने आपको बताया था बोरवेल. एंड देन उसके बाद आया था फिलिप बल्ब. राइट, ये थे वो 5 लोग. खैर, विल क्विकली मूव अहेड. नाउ पिट्स इंडिया एक्ट की बात करें, 1773 एक्ट वाज फॉर रेगुलेशन. रियल कंट्रोल जो आया वो इसी एक्ट के, केम विद दिस एक्ट, इसी एक्ट के साथ आया. दे एस्टैब्लिश द डुअल कंट्रोल ऑफ इंडिया बाय गवर्नमेंट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन and East India Company. Because of Pitt's India Act, now 2 things were controlling India. What were they? One was the Britain government directly controlling it, and the British East India Company was also controlling us. The government was controlling indirectly, not directly. Now, East India Company's political acts were differentiated from its commercial activities. Political acts से had direct interference from England. Board of Control अब यहाँ पर एक बनाया जाता है इंग्लैंड के अंदर, which made company directly subordinate to British government, which was before this time somewhat sovereign. And that is why I say that from here onwards, on one side Britain is controlling, Britain government in England, and on one side company is controlling India. 2 people are controlling. And this board of control had 6 members in it who were known as the commissioners to supervise the East India Company. And these also included Chancellor of Exchequers, प्रीवी काउंसिल के उनके वहां के मेंबर होते थे. प्रीवी काउंसिल इंग्लैंड के अंदर होती है, एंड सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट. 6 मेंबर्स के अंदर कम से कम 2 कैबिनेट मेंबर होने, मिनिस्टर होने जरूरी होते थे. एंड दे वर अपॉइंटेड बाय ब्रिटिशर्स ओनली. ये सारे के सारे इस तरीके, क्योंकि अब ये 6 के 6 मेंबर ब्रिटिशर्स अपॉइंट करेंगे. ठीक है जी. देखो मैं आपको एक यहाँ पर एक चीज बताता हूँ. ये है ब्रिटिश, ये क्या यहाँ पर कर रहे हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल. बोर्ड ऑफ कंट्रोल के 6 मेंबर्स ब्रिटिश, इनकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा? ये ब्रिटिशर ही इनकी अपॉइंटमेंट करेंगे. एंड दीज विल सुपरवाइज ईस्ट इंडिया कंपनी. सुपरवाइज. तो इस तरीके से क्या हुआ, ब्रिटिशर्स का कंट्रोल हो गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट का ईस्ट इंडिया कंपनी पे कंट्रोल हो गया. द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर जॉइंट गवर्नमेंट ऑफ कंपनी इन ब्रिटिश क्राउन एंड इंडिया, एंड इट गाइडेड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जिसके बारे में पहले बात कर चुके हैं, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. कंपनी वाज रिप्रेजेंटेड ऑफ कोर्स बाय कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, एंड क्राउन वाज रिप्रेजेंटेड बाय बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जैसे मैंने आपको अभी समझा दिया. अब बोर्ड हैड फुल एक्सेस टू कंपनी रिकॉर्ड्स. इट हैड फुल पावर टू कंट्रोल ऑल द मैटर, चाहे वो सिविल है, रेवेन्यू है, मिलिट्री है. इट गाइडेड कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो. और गवर्नर जनरल इन काउंसिल ने मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को गाइड करती थी. सिविल, रेवेन्यू और मिलिट्री मैटर के अंदर कंट्रोल हो गया था इनका. कंपनी के रिकॉर्ड को खंगाल के देख सकती थी. गवर्नर जनरल इन काउंसिल विच अर्लियर हैड 5 members, about whose names we have been talking about time and again, that was reduced to just 3 members. One was governor general and then 2 other people. And इसके अंदर भी गवर्नर जनरल इन काउंसिल जो होता था, he had the veto power. Now there was also one more committee was formed, and the board of committee of 3 directors. वो सीक्रेट कमेटी थी ये. इनका काम क्या होता था? ट्रांसमिट ऑर्डर्स ऑफ बोर्ड टू इंडिया, चुप चुपीते से. एंड कैलकाटा प्रेसिडेंसी गॉट ग्रेटर पावर ऑफ वॉर, रेवेन्यू एंड डिप्लोमेसी. विद दिस कैलकाटा कुड डिक्लेयर वॉर, कलेक्ट रेवेन्यू मोर, एंड डिप्लोमेटिक से क्या करना है. इन इफेक्ट इट बिकेम द कैपिटल ऑफ कंपनीज पोजीशंस इन इंडिया. कैपिटल बन गई. डिस्क्लोजिंग ऑफ प्रॉपर्टी की बात करें, क्योंकि करप्शन इतनी थी पिट्स इंडिया एक्ट में. हमारे जहां जैसे आजकल डिस्क्लोजर एक्ट होता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने भी रिसेंटली किया, और बहुत सारे लोगों को भी करना पड़ता है. तो उन्होंने क्या किया, दे ऑल डिक्लेयर, दे हैड टू डिक्लेयर देयर प्रॉपर्टी. स्ट्रिक्ट पनिशमेंट
फॉर करप्शन होती थी अगर वो अपनी प्रॉपर्टी को डिक्लेयर नहीं करते थे। आप भी जब लोग IAS बन जाएंगे आपको भी अपनी प्रॉपर्टी डिक्लेयर करनी पड़ती उस टाइम पे। फिर policy of peace was outlined. This is how we will be maintaining peace. But this act was never implemented in action in India. This act otherwise satisfied both government and company, because government was getting money and company was getting the profits in India. And on this act was based the Government of India Act of 1857. Why this act failed? Because the boundary between what is government power and what is company's power was very subjective, and it was often impeached. बहुत लंबा लेक्चर हो गया. Let me just quickly finish it. Please write this question. Write a short note on administrative changes brought when Warren Hastings was the Governor General of Fort William. पॉज कीजिए, क्वेश्चन को लिखिए, आंसर लिख के मुझे भेजिए. 10 मार्क्स में 150 वर्ड्स और नीचे इंस्ट्रक्शंस पढ़ लीजिएगा पॉज करके. यू कैन रीड इट. ये कुछ रैंडम फैक्ट्स मुझे मिले थे इंडिया एट ओलंपिक्स में उस टाइम पे, तो क्विकली आई टेल यू. इंडिया 1920 में लीग ऑफ नेशन ज्वाइन किया, 45 में हमने यूनाइटेड नेशन ज्वाइन किया. कुछ ऐसे साल हैं जब इंडिया ने ओलंपिक्स में भी पार्ट लिया था. वो कौन से साल हैं? ये वो साल हैं, देखिए 1900, 1920, 28, 32 और 36. 28, 32, 36, उससे पहले 1900, 1920, 1900, 20, 28, 30, 36. इसका मतलब that doesn't mean the Indians were participating. Obviously, Indian team was participating only, not Indians. And 1952, for the first time, Indian women participation in Olympic happened in 1952 at Helsinki, and उनका नाम था मीरा लाल राव in long jump. This is a random fact जो मैं आपको बताना चाहता था. ठीक है जी. नेक्स्ट के अंदर विल बी मूविंग अहेड विद द फर्दर गवर्नर जनरल, जैसा मैंने लेक्चर में बताया, हाउ विल बी टीचिंग, एंड विल टॉक अबाउट कॉर्नवालिस एंड ऑल अदर गवर्नर जनरल्स दैट आर कमिंग अहेड. So, and please, if you like this video, subscribe to our channel for all the future videos. अपने दोस्तों से शेयर कीजिए. मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री के लिए कुछ नहीं चार्ज कर रहा हूँ. These will be free for you people, but I have a request for you. See, give me something in return for this to encourage me. And इस वीडियो को जाइए and share it with your people, right? 4, 5 बार शेयर कीजिए इस वीडियो को ऑन सोशल मीडिया चैनल्स, सो दैट आई एम एनकरेज टू मेक बेटर वीडियोस. एंड इफ आई एम एनकरेज, आई प्रॉमिस यू, मैं और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स की वीडियोस ऐसी बना के आई गिव इट टू यू ऑल, राइट? सो दैट्स इट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.